कि आपने हमें दहशतगर्दों की बी टीम बोल दिया। हम स्टूडेंट्स हैं सर, आपके देश के हम स्टूडेंट्स हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हम फुलफ़िल करते हैं। और आपने हमें बड़ी आसानी से आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जो बच्चों ने सुसाइड किया उनसे माफ़ी नहीं मांगी गई, उनके पेरेंट्स से माफ़ी नहीं मांगी गई, उन बच्चों को आपने संबोधित नहीं किया। लेकिन हम जो उन बच्चों के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हमें आपने बड़ी आसानी से दहशतगर्दों की बी टीम बोल दिया। तो क्या ही बोला नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार सुनेगी, क्योंकि सरकार की हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो सुनती नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, मैं आई थिंक पहले दिन से ही ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे 1 दिन बैठिए, 30 दिन बैठिए, 1 साल बैठिए, क्योंकि किसानों का तो आई थिंक 1-1.5 साल बाद ही सुनवाई हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी आसानी से सुनेगी। लेकिन आपने कहा किसानों के 1 साल के बाद सुनवाई, तो क्या छात्र ये मन बना ले कि अब 1 साल ही बैठना पड़ेगा? ये तो अब डिसाइड करना पड़ेगा, ये तो टाइम बताएगा। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में। लेकिन ये चीज़ है कि स्टूडेंट्स के लिए इतना यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना इज़ नॉट रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि हर किसी को जाना है, क्लासेस हैं, कॉलेज है, लोगों के बच्चों को पढ़ाई करनी है, बच्चों के माँ बाप उनको अलाउ नहीं करते। किसानों का तो ये था वो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन यहाँ पे हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। मैं तो बड़ी हो गई हूँ तो मेरे पेरेंट्स अब मुझसे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके पेरेंट्स उनको बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। ऊपर से एंटी नेशनल का टैग लग जाए तो फिर तो कौन ही आना चाहेगा। तो दहशतगर्दों की बी टीम क्यों कहा गया? डराने की कोशिश की गई? डराने की कोशिश की गई, आई थिंक उससे ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि आप लोग बैठिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी सरकार है, हमारी सत्ता है, और हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी नॉनशलांट बिहेवियर से मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि आपने हमें दहशतगर्दों की बी टीम बोल दिया। हम स्टूडेंट्स हैं सर, आपके देश के हम स्टूडेंट्स हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हम फुलफ़िल करते हैं। और आपने हमें बड़ी आसानी से आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जो बच्चों ने सुसाइड किया उनसे माफ़ी नहीं मांगी गई, उनके पेरेंट्स से माफ़ी नहीं मांगी गई, उन बच्चों को आपने संबोधित नहीं किया। लेकिन हम जो उन बच्चों के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हमें आपने बड़ी आसानी से दहशतगर्दों की बी टीम बोल दिया। तो क्या ही बोला जा सकता। आप लोग भी अपनी बातों पर बिल्कुल अटल हैं कि जब तक इस्तीफ़ा नहीं तब तक हटेंगे नहीं, और सरकार सुन नहीं रही है, तो ये लड़ाई आगे कैसे चलेगी? ये अब यही है कि अब तो हम हमारी कैपेसिटी में जो चीज़ें हैं हम तो वही कर सकते हैं। हम यहाँ पे आके पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक बैठेंगे, जब तक रेजिग्नेशन नहीं देंगे। हमारी मांगे तो अडिग हैं, हम अडिग हैं अपनी चीज़ों पे कि हमें रेजिग्नेशन चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। रीशफलिंग का जो झुंझुना आप हमें पकड़ा रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। हम आपकी स्ट्रेटेजी, इंडिया की यूथ बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो आपके जो रीशफलिंग वाला झुंझुना आप हमें पकड़ा रहे हैं, वी कैन सी थ्रू इट, हम देख सकते हैं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और तो वो अब नहीं चलेगा। लेकिन सरकार क्या सोच रही है कि किसान एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि उनको तो धर्म पे उलझा दिया गया है। मेरा कहने का वो है कि आज यहाँ पे आपको शायद 1000 बच्चे दिख रहे हों, 1000 लोग दिख रहे हों, लेकिन अगर सरकार ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की होती तो शायद आज यहाँ पे 5000 बच्चे होते, 10,000 बच्चे होते, और ज़्यादा जल्दी वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होती। लेकिन सैडली यहाँ पे कुछ लोग आएंगे बच्चों के माँ बाप का सर फोड़ने, 2-3 जो इन्फ्लुएंसर्स हैं अनुज भगत लोग, उनको मारने, वो सरकार के लिए देशभक्त हो जाएंगे और हम एंटी नेशनल्स हो जाएंगे। सरकार तो वही सोच रही है ना कि जब चुनाव आएगा तो हिंदू मुसलमान कर देंगे। इस वक्त कुछ लोग नाराज रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो उनकी स्ट्रेटेजी है, इलेक्शन स्ट्रेटेजी। वही मैं कहती हूँ, पीक बीजेपी बिहेवियर है ये, उनकी ये स्ट्रेटेजी है। उन्हें पता है कि हिंदुस्तान में आफ्टर 2014 रिलीजियस सेंटीमेंट्स बिकते हैं, रिलीजियस सेंटीमेंट्स पे लोग रिएक्ट करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, हमें वोट मिलेंगे। उन्हें पता है सरकार और किसी पार्टी का क्या दो? सॉरी, मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए? वही सर, मंदिर हमारा पेट नहीं भरेगा, मंदिर हमें नौकरी नहीं देगा, मंदिर जो लोग गरीबी से मर रहे हैं उनका पेट नहीं भरता। जो लोग हमें मंदिर मस्जिद तो हमारा मुद्दा था ही नहीं सर। वो एक जो तबका है वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। आपको हर तबके की बात सुननी पड़ेगी, आपको हर यूथ की बात सुननी पड़ेगी। जो कुछ चंद यूथ हैं जिनको आप ये कह के बहला सकते हैं कि मंदिर तो बना दिया, अब और क्या चाहिए, मैं उस यूथ में काउंट खुद को नहीं करती हूँ। और जो यहाँ पे आप अगल बगल देखिए, ये सारे यूथ, मैं होप कर रही हूँ, मैं प्रे कर रही हूँ कि ये सारे यूथ भी खुद को उस यूथ में काउंट नहीं करते हैं जिनका मुद्दा मंदिर था। लेकिन जब
दुकानदार तो वही बेचता है ना जो बिकता है, तो बीजेपी की इसमें क्या गलती है अगर वो हिंदू मुसलमान कर रहा है? जनता सुन रही है अगर उनके तो। सर लेकिन खेला तो बीजेपी ने खेला, बीजेपी ही ने ही तो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला है ना। 2014 से पहले क्यों नहीं होता था ये सब? 2014 से पहले भी तो 2014 से पहले लोग कांग्रेस से परेशान थे, तो इसी देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया। 70 साल हेजेमनी थी उनकी हमारे देश में, उसने इसी देश की जनता थी जिन्होंने उनको उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन आज की जनता मानने को ही तैयार नहीं है कि बीजेपी में प्रॉब्लम्स हैं। आज की जनता मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई है। आज की जनता 5000 का सिलेंडर खरीदने को तैयार है। आज की जनता महंगा पेट्रोल खरीदने को तैयार है, महंगी सब्जी खाने को तैयार है, महंगा राशन खरीदने को तैयार है। लेकिन ये नहीं मानने को तैयार है कि बीजेपी में दिक्कतें हैं। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी, काम कर गई। लेकिन वो तो कहना पूरा देश हमारा परिवार है। जिस बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कहा कि मंदिर हमने बनाया, लोगों को लगता भी है कि मंदिर हमने बनाया, लेकिन उसी बीजेपी गवर्नमेंट में जो है राम मंदिर का चोरी होता है, हाँ जी। चंदा चोरी होता है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? वही मैं कहना चाहूँगी लोगों को। मैं चाहती हूँ कि सच में हिंदू जागे, सच में हिंदू जागे और पूछे सरकार से सवाल कि मंदिर तो आपने बना दिया सर, लेकिन उसी मंदिर में 200 करोड़ की चोरी हो गई, काग बसुंडी गायब हो गई। आप लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट से इतना खेलते हैं। मैं ज़्यादा धर्म के बारे में उतना जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि काग बसुंडी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है रामायण में। तो वो गायब हो गई। आपने 200 किलो चांदी गायब हो गई वहाँ से। आपने एक एफआईआर तक उनके अगेंस्ट नहीं हुई, कल जाके एफआईआर हुई है। कब न्यूज़ आ गई थी? कल जाके एफआईआर हुई है। तो आपने सर मंदिर तो बना दिया, लेकिन चोरी करने से कौन रोकेगा? अब तो मुगल्स भी नहीं है हमारे देश में, अब कौन चोरी कर रहा है सर? इस बात का जवाब दे दीजिए आप हमें। अगर मुस्लिम एंगल होता तो आप तुरंत एक्शन लेते, आप तुरंत बुलडोजर चलवा देते। लेकिन मुस्लिम एंगल था नहीं, तो आपको शायद 1 हफ्ते का टाइम लग गया एफआईआर दर्ज कराने में, और अब SIT बन गई है। देखते हैं 15 दिन बाद उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। महमूद गजनवी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर को 18 से 20 बार लूटा है, लेकिन राम मंदिर में जो है 70 बार चोरी हुआ है। हाँ, तो वही दिक्कत, वही चीज़ है ना। लेकिन मुझे अभी भी पता है कि अभी भी लोग उसको सपोर्ट करेंगे। ये जो लोग आते हैं यहाँ पे, हिंदूवादी जो लोग आते हैं, हिंदूवादी नारे लगाते हैं, हिंदू जिंदाबाद करके लोगों के सर फाड़ के जा रहे हैं, वो क्यों नहीं राम मंदिर के बारे में कुछ बोल रहे हैं? बोले, सरकार से सवाल पूछे। आप तो बहुत जय श्री राम करके आपने लोगों को मार डाला। आपने कितने मुस्लिम्स को लिंच कर डाला जय श्री राम बोल के। अब आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्यों नहीं हर्ट हुए? जब राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी हो गई, आपका चंदा चुरा लिया गया, आपने जो आस्था से वहाँ पे डोनेशन दिया था वो चुरा लिया गया। अब आप लोग की सेंटिमेंट्स क्यों नहीं हर्ट हुए? या आप लोग के सेंटिमेंट्स सिर्फ लोगों का सर फाड़ने के लिए हर्ट होते हैं, या अगर किसी मुस्लिम को लिंच करना है तब हर्ट होते हैं, या कोई गाय ले जा रहा है कैटल स्मगलिंग के, उसको आपको वो चार्जेस लगा के उसको लिंच कर देना होता है, तभी आप लोग के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं क्या सर? बीफ एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। गाय पे आपने बात करी है, लेकिन इस बार जो है खासकर जब भी लिंचिंग होती है मुसलमानों की, गाय के नाम पे लिंचिंग होती है, गाय के नाम पे मुसलमानों को मारा जाता है। लेकिन इस बार जो है जो बकरीद आया था, तो मुसलमानों ने ये कहा था कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करो। हाँ जी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो वही, और उस पे योगी जी ने बयान दिया था कि गाय हमारी माता है और हमें ये चीज़ किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें गाय को नेशनल पशु घोषित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे दिल में है, गाय हमारी माता है। तो सर, जब इतनी ज़्यादा स्मगलिंग्स हो रही हैं, जब आपके ये चंगू मंगू जो हैं हिंदूवादी लोग, ये इतना लोगों को लिंच कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बना देते? आप प्रोटेक्ट करने के तौर पे गाय को नेशनल एनिमल घोषित कर दीजिए, और उसके बाद जो क्राइम करता है आप उनको सही धाराओं के तहत जेल में डालिए। क्यों नहीं आप ये सब कर सकते? आपके लिए कितना मुश्किल है? आप क्योंकि गाय हमारी माता है सिर्फ स्पीचेस में यूज़ करते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने के लिए यूज़ करते हैं, तो शायद। और योगी जी का कुछ साल पहले का वो है जहाँ पे योगी जी खुद ही डिमांड कर रहे थे सरकार से, जब वो यंग थे, कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। तो अब क्या आप सत्ता में आ गए हैं, आपके पास सत्ता आ गई है, तो क्या अब आप पलट गए हैं? तो मजबूरी क्या है? मजबूरी यही है कि स्मगल करता है खुद इंडिया, स्मगल इज अ रॉन्ग वर्ड, एग्जैक्टली, एक्सपोर्ट करता है, धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते घोषित ना, उनका धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते।
तो देश के मुसलमानों को गाय के नाम पर मार दिया जाता है, लेकिन विदेश उसका गोश्त भेजा जाता है। हाँ बिल्कुल, तो वही तो यही तो हिपोक्रेसी है, यही तो लोग समझ नहीं पा रहे। क्योंकि हिंदू मुस्लिम में इतना बांट दिया गया है कि एक पार्टी की भक्ति में बिल्कुल, मैं भी हिंदू हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। मैं खुद हिंदू परिवार से हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत रिलीजियस है, मैं खुद भगवान जी को मानती हूँ, लेकिन भगवान जी के नाम पे किसी को लिंच कर देना, ये कहाँ तक जायज़ है? ये कहाँ तक जायज़ है? आप खुद यहाँ पे लोग आपकी वजह से, क्योंकि उनको इतना सपोर्ट मिला हुआ है, इतना पावर मिली हुई है, आपके वजह से लोग यहाँ पे लोगों को मार रहे हैं। आए दिन ट्विटर आप खोल के देखेंगे ना, आपको हर दिन कम से कम 5 वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे मुस्लिम्स को लिंच कर दिया जा रहा है। अब मुस्लिम्स को ही क्यों, अभी तो एक क्रिश्चियन का केस भी आया था, और एक ये जो निहंग वो होते हैं, सरदार होते हैं, इनका केस भी आया था। अब सिर्फ मुस्लिम्स तक ही नहीं सीमित है ये लोग, अब धीरे धीरे करके क्रिश्चियंस की तरफ भी बढ़ा जा रहा है, फिर धीरे धीरे करके सिख की तरफ भी बढ़ा जा रहा है। आप असली हिंदू हैं? हाँ जी, क्यों? वो तो भाजपा वाले आपको शक है? कुछ लोग कह रहे हैं जो बीजेपी को वोट ना दे वो असली हिंदू है ही नहीं। बीजेपी के जो लीडर्स है वो भगवान है क्या? जो उनको अगर हम नहीं मानेंगे तो हम असली हिंदू नहीं होंगे? सॉरी, क्यों? वो तो कह रहे हैं कि भगवान को भी मोदी ले आए, भगवान राम को। वही दिक्कत है ना, वही मेरे पापा कहते हैं कि 2014 से पहले की खूबसूरती ये थी कि तब नेताओं को नेता समझा जाता था, आज नेताओं को भगवान समझा जाता है। बट मैं तो ये कहना चाहूँगी सर कि आप भगवान नहीं हो, मैं आपको भगवान नहीं मानती। मेरे भगवान मेरे मन में है, मेरी भक्ति मेरे मन में है। मेरे भगवान मुझे नहीं बताते कि मैं जाके लोगों को लिंच करूँ, मेरे भगवान मुझे नहीं बताते कि मैं जय श्री राम बोल के किसी का सर फाड़ दूँ। वो भक्ति नहीं है, वो हिंदू नहीं है। मैं असली हिंदू हूँ, मेरे जैसे जो अन्य यूथ है वो असली हिंदू है। आपको क्या लगता है प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? जहाँ तक मैंने इंटरव्यू सुने हैं अभिजीत के और जो उनके पार्टनर्स हैं उनके, तो मुझे लगता है अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा वो हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके डिटरमिन्ड हैं अपनी चीज़ों को लेके। बट देखते हैं कब तक चलता है। बॉलीवुड के एक बड़े मशहूर एक्टर है, हाँ जी, उनको जानते होंगे। उनका भी एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये कहा कि मेरी जो है 15 साल की वो पोती है, पोता है, वो जो है मोदी जी को भगवान मानते हैं, मोदी जी को वो पूछते हैं, इतना इन्फ्लुएंस हो गए वो मोदी जी से। कुछ तो खास बात रही होगी, कुछ तो खास बात है, वाकई में तो भगवान है। बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। मुझे सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट कहते हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे दादाजी मेरे बारे में कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई। आप सोचिए कि कल के दिन, पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगी सर कि वो एक बच्ची है, उसे पॉलिटिक्स से दूर रखिए। महज 15 महीने की वो बच्ची है, आप उसको मोदी भक्ति में के लिए यूज़ कर रहे हैं। शेम ऑन यू, लिटरली शेम ऑन यू। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोग ये करते हैं, गोदी मीडिया के बाद और ये हिंदूवादी लोगों के बाद जो सबसे बड़ा खतरा डेमोक्रेसी पे है ना, वो इनके तरह सेलिब्रिटीज़ है जो एक पार्टी को, एक नेता को भगवान मान के बैठ लिए। आप लोग यू आर द रियल थ्रेट टू डेमोक्रेसी। सुनील शेट्टी को मैं ये कहना चाहूँगी। और बहुत शर्मनाक बात है कि आपने इस तरह का बयान दिया भी है। कल के दिन सोचिए आपकी बेटी अगर एक पॉलिटिकली अवेयर यूथ बनती है बड़े होके, तो उसे कितनी शर्म आएगी आपके इस बयान से। बहुत शर्मिंदगी की बात है। वही है ना कि आजकल बच्चे मोदी जी भगवा पहन के मोदी जी करके रैलीज निकाल रहे हैं। तो क्या यहाँ पे भी एक टैटू बनवा लीजिए मोदी जी का, यहाँ पे बनवा लीजिएगा, यहाँ पे बनवा लीजिएगा, भगवा चोला पहन लीजिएगा, चल जाएगा आप लोग का बिजनेस। लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं मोदी जी लोग। नहीं, मेरे दिल में नहीं कर रहे, मेरे दिल में बिल्कुल नहीं कर रहे। एंड आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनके किसी के दिल में नहीं राज कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर। अच्छा, रिद्धिमा आती है यहाँ पर, वो कहते हैं टुकड़े गैंग के लोग हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? रिद्धिमा जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, हम अगर टुकड़े गैंग के वो है, तो जब आप ओमान में काम करती थी, आप किस गैंग की मेंबर थी, जरा बता दीजिएगा। जरा इंस्टाग्राम पे वीडियोस आप काफ़ी ज़्यादा बनाती रहती हैं, आप बताइएगा कि आप किस गैंग की सदस्य थी। क्योंकि अगर हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम आप लोग के लिए टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। लेकिन आप बता दीजिएगा कि आप किस गैंग की सदस्य थी जब आप ओमान में काम कर रही थी, तब आप किस गैंग की सदस्य थी, आप जरूर बताइएगा। गोदी मीडिया आती है यहाँ पे, कहते हैं मतलब भीड़ ही नहीं है, लोग ही नहीं आ रहे, कुछ लोग हैं सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। तो गोदी मीडिया को तो दिखाना पड़ेगा ना, वरना गोदी मीडिया का पे कट हो जाएगा। गोदी मीडिया को तो बताना पड़ेगा कि ये सब प्रोपेगेंडा है, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 1 महीने पहले शुरू हुए मूवमेंट को अगर 100 लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आई थिंक इट इज़ कमेंडेबल।